बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो जनरल टेस्ट 7 हुई थी उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1831 के अंदर जो फेराडे और हेनरी ने ऑब्ज़र्व किया था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर ईएमएफ बनती है तो वो किस फील्ड के अंदर कंडक्टर के मूव करने से बनती है। तो ज़ाहिर है ये फिनोमिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में होती है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। और ये जो 56 है इसके अंदर पूछा गया है, ये जो डेफिनेशन दी गई है फेराडे के लॉ की, द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग कॉइल ऑफ n लूप्स इज इक्वल टू द नेगेटिव of the rate at which the magnetic flux through the coil is changing। ये एक्चुअली फेराडे के लॉ की स्टेटमेंट है और इसके मुताबिक जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है ये होती है n डी फाई अपन डी टी, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -n रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, निगेटिव साइन की वजह से दिया हुआ है। लेंज़ेस लॉ जो होता है ये मैनिफेस्टेशन है, क्वेश्चन नंबर जो 57 में दिया है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मैनिफेस्टेशन है। इसके मुताबिक जब हम किसी भी कॉइल के अंदर इस तरह से कोई भी मैग्नेट मूव करते हैं तो जब ये मैग्नेट फॉरवर्ड मूव करेगा तो इंडक्शन होगी, तो इंड्यूस्ड करंट हमेशा उस काज को अपोज करेगा जो काज उसको राइज करेगा। इस अपोजिशन की वजह से जब हम वर्क करेंगे तो अपोजिशन के ख़िलाफ़ हमारा जो वर्क होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका मकसद है यहाँ पे भी एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, क्रिएट नहीं होती, जैसे वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे जो अगेंस्ट मैग्नेटिक फोर्स वर्क होता है वो स्टोर होता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। The phenomena in which a changing current in one coil induces an EMF in the other coil is called। ये बुनियादी तौर पे म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर होता है कि दो कॉइल्स होती हैं, प्राइमरी के अंदर जो फ्लक्स होता है वो सेकेंडरी के अंदर EMF इंड्यूस करता है। तो ये बुनियादी डेफिनेशन है म्यूचुअल इंडक्शन की। अब 59 है, इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि EMF जो होती है ये 1 वोल्ट बनती है एक कॉइल के अंदर। जब उस कॉइल के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है ये है 1 एम्पियर पर सेकंड, ठीक है। तो अगर 1 एम्पियर पर सेकंड है तो आपको बताना है कि सेल्फ इंडक्टेंस कितनी होती है। आप करोगे इज इक्वल टू -L डेल्टा I अपान हो जाएगा डेल्टा T, तो ये हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू डेल्टा T अपान डेल्टा I। इस तरह से आप कर सकते हैं, या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि ये डेल्टा I ओवर डेल्टा T। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लिखी जाती क्योंकि इंडक्शन का जो सेल्फ इंडक्शन होती है, इंडक्शन हमेशा पॉजिटिव होगी या नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग के अंदर ज़ीरो होगी, बाकी नेगेटिव सेंस इसका नहीं बनता। इसलिए आप करेंगे 1/1 इज इक्वल टू ये होगी 1 हेनरी। डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जो है वो बुनियादी प्रिंसिपल होता है जो है वो जनरेटर का, चाहे वो AC हो DC हो, उसके अंदर हम इंजन लगाते हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। द वर्किंग ऑफ AC जनरेटर इज़ बेस्ड अपॉन, देखें ये इंडक्शन की बुनियाद पे होते हैं कि AC जनरेटर हो DC जनरेटर हो, उसकी कॉइल्स रोटेट करती हैं, उनके अंदर फ्लक्स चेंज होता है, तो ये इंडक्शन का प्रोसेस है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर कन्वर्ट्स, जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बुनियादी डेफिनेशन है। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। प्राइमरी होती है उसके अंदर हम AC देते हैं और यहाँ पे सेकेंडरी होती है, इसके अंदर हम आउटपुट लेते हैं, लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं यहाँ पे। तो ये जो बुनियादी तौर पे काम करता है ये ट्रांसफार्मर ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन करता है। इसके बाद है हमारे पास डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज।
देखिए ये डिवाइस जो होता है ये ट्रांसफार्मर ही है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होता है वो ईएमएफ को बढ़ाता भी है, ईएमएफ को कम करता है। तो ये जो काम होता है ईएमएफ को बढ़ाना या ईएमएफ को कम करना, ये ट्रांसफार्मर का काम होता है। फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, देखें जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो इफ़िशेंसी होती है वो 1 होती है या 100% होती है, और जो इफ़िशेंसी होती है वो होती है पावर आउट अपन पावर इन। अगर इफ़िशेंसी 1 है तो आप कर सकते हैं कि पावर आउट इज़ इक्वल टू पावर इन, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर हम ईएमएफ भी देते हैं, करंट भी देते हैं, तो पावर देते हैं, पावर लेते हैं, तो इसके अंदर इनपुट और आउटपुट बराबर होते हैं। द लॉस ऑफ पावर इन ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस्ड। देखें ये जो हमने पढ़ा था कि सोर्सेज ऑफ पावर लॉस होते हैं, उसमें एडी करंट्स होते हैं। एडी करंट्स को हम रिड्यूस करने के लिए जो फ्रेम होता है वो लेमिनेटेड बनाते हैं। उसके सिवा हिस्टेरेसिस लॉसेस होते हैं या कॉइल्स की रेजिस्टेंस होती है, तो इन सब चीज़ों को हम कम करते हैं, उससे ये जो होते हैं वो लॉसेस कम होते हैं। तो यूजिंग लेमिनेटेड शीट्स इन द कोर मटेरियल, ये एडी करंट्स को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, क्योंकि कॉइल्स की रेजिस्टेंस भी एनर्जी के लॉस का सबब बनती है। प्रॉपर कपलिंग, प्रॉपर कपलिंग का मकसद है कि कॉइल्स के दरमियान जो सेपरेशन होती है ना, ये अगर ज़्यादा होगी तो प्राइमरी का फ्लक्स डिस्टेंस की वजह से भी जो है वो मुतासर होता है। या दोनों कॉइल्स के दरमियान मटेरियल कौन सा होता है, कोर जिसको कहते हैं, तो अगर हम ऐसी कोर इस्तेमाल करेंगे जो प्राइमरी के फ्लक्स को सेकेंडरी में पहुंचते हुए अपोज करेगी, तो भी इससे फ्लक्स का लॉस होगा, और फ्लक्स का अगर लॉस होगा तो उसमें एनर्जी का लॉस होगा। इसलिए हम प्रॉपर कपलिंग का मकसद है कि दोनों कॉइल्स के दरमियान इस तरह से हम उनको कनेक्ट करते हैं ताकि प्राइमरी का ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी तक पहुंच सके। इसके बाद है हमारे पास प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न रेशियो ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज़ 10। ये हमारे पास है प्राइमरी और सेकेंडरी है, इनका रेशियो 10 है। अब इफ़ 200 AC इज़ सप्लाइड टू इट्स प्राइमरी कॉइल, इसका मकसद है कि EMF इन द प्राइमरी इज़ इक्वल टू 200 वोल्ट है। वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल विल, और सेकेंडरी के अंदर बताना है। बुनियादी फार्मूला आपको पता है कि EMF इन सेकेंडरी अपॉन EMF इन प्राइमरी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। अब अगर आप इसको इस तरह से करोगे तो इसका इस तरह से आ जाएगा 1/10, तो आप इसको कर सकते हैं इज़ इक्वल टू 1/10। तो EMF इन सेकेंडरी इज़ इक्वल टू EMF प्राइमरी अपॉन 10 इज़ इक्वल टू 200/10 इज़ इक्वल टू 20 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन सिंपल था। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन जो है वो 69। इन एन आयरन कोर कॉइल द आयरन कोर इज रिमूव्ड सो दैट द कॉइल बिकम्स एन एयर कोर्ड कॉइल, द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। देखिए ये जो इंडक्टेंस का हमने फार्मूला पढ़ा था कि इज इक्वल टू -L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। ये जो इंडक्टेंस होती है, ये जो होती है, ये डिपेंड करती है कोर पे। ठीक है, तो ये जो कोर होती है अगर आयरन की होती है, आयरन कोर के अंदर इंडक्शन ज़्यादा होती है क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। अब अगर उसके अंदर हम एयर रख देंगे, एयर को रिप्लेस करेंगे, तो एयर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, इसलिए इंडक्शन जो होती है वो डिक्रीज़ होती है। ठीक है, 70 है। इफ़ करंट इन अ कंडक्टर इंक्रीजेज देन अकॉर्डिंग टू द लेंजेज लॉ सेल्फ इंड्यूस्ड EMF टेंड्स टू। ये बुनियादी डेफिनेशन है लेंजेज लॉ की कि जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो हमेशा काज को अपोज करता है, जो काज को राइज करता है, जो काज उसको राइज करता है। इसलिए होता ये है कि जब किसी भी कॉइल के अंदर करंट बढ़ता है तो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF बैक EMF जो होती है वो उस इंक्रीज़ को अपोज करती है, जब डिक्रीज़ होता है तो डिक्रीज़ को अपोज करती है। तो इसलिए प्रोड्यूसेस
अप करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द इंक्रीजिंग करंट। ये जो होती है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जब करंट बढ़ता है तो बढ़ने को रोकने की कोशिश करती है। बढ़ने को रोकने का मकसद है कि अपोजिंग करंट जो है वो पैदा करेगी इस तरह से। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल डिपेंड्स अपॉन, देखिए ईएमएफ जो होती है वो किसी भी कॉइल के अंदर जो होती है उसका फार्मूला ये होता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। तो ये फ्लक्स डेंसिटी, देखिए ईएमएफ फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड की चेंज की वजह से होती है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो कितनी भी स्ट्रांग कांस्टेंट है इंड्यूस तो नहीं होगी, उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। इसलिए हमेशा ये डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स डिपेंड्स अपॉन, दोनों कॉइल्स के दरमियान जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होती है ना, ये आप कर सकते हैं कि ये इज इक्वल टू माइनस एम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, या आप इस तरह भी कर सकते हैं माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी ये हमारे पास हो जाएगी इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा है। तो इन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है। तो परमेबिलिटी ऑफ द कोर पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, क्योंकि जो चीज़ फ्लक्स पे डिपेंड करती है ना वो चीज़ एरिया पे डिपेंड करती है। जितनी बड़ी एरिया होगी उतना फ्लक्स ज़्यादा होगा, तो इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। An EMF of 20 volt is induced in a coil of inductance 4 Henry. The rate of change of current must be, इसके अंदर कहा गया है कि EMF कितनी बनती है 20 वोल्ट, और इसकी जो इंडक्टेंस है ये 4 हेनरी है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आपको बताना है कि कितना है। आप ये फार्मूला इस्तेमाल करोगे इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू होगा अपॉन एल। ठीक है, तो ईएमएफ हमारे पास है 20 अपॉन 4 इज इक्वल टू 5 एम्पियर पर सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है हमारे पास मोटर कन्वर्ट्स। देखिए मोटर जो होता है वो जनरेटर का एक रिवर्स प्रोसेस है। जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है और मोटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं जो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद है 50 टर्न्स सोलिनॉइड डेवलप्स एन एवरेज इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑफ 60 वोल्ट। इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये 500 दिए हुए हैं और इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये 60 वोल्ट है। ओवर व्हाट टाइम इंटरवल मस्ट फ्लक्स चेंज ऑफ 0.6, चेंज ऑफ फ्लक्स जो है ये है 0.06 वेबर अगर टू प्रोड्यूस सच वोल्टेज। आपको बताना है कि जो टाइम है वो कितना है। ये फेराडे का लॉ आप इस्तेमाल करोगे इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई अपॉन ईएमएफ। ये नेगेटिव साइन टाइम के अंदर नहीं दोगे क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 500 इंटू हमारे पास हो जाएगा 6 इंटू 10 पावर -2 अपॉन हो जाएगी ईएमएफ। ठीक है, तो ईएमएफ जो हमारे पास बनती ये है 60। ठीक है, 6 में जाएगा 0 0 में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.5। ठीक है, तो ये 0.5 सेकंड के अंदर ये जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगी। इलेक्ट्रिकल इनर्शिया इज़ द मेयर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए जब किसी भी कॉइल के अंदर हम जो है वो इंडक्शन करते हैं तो इंड्यूस्ड जो करंट होता है वो हमेशा उस काज को अपोज करता है जो काज उसको राइज करता है। ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मैकेनिक्स के अंदर हम इनर्शिया कहते हैं।
कि हम जब किसी भी बॉडी की स्टेट चेंज करने की कोशिश करते हैं तो इनर्शिया हमेशा उस कोशिश को अपोज करती है जो कोशिश उसकी स्टेट चेंज करने की कोशिश करती है। तो बिल्कुल इसी तरह से जब हम किसी भी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस करने की कोशिश करते हैं तो इंड्यूस्ड करंट हमेशा उस काज को अपोज करता है जो काज उसको राइज करता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो इंडक्टेंस होती है, सेल्फ इंडक्टेंस, ये लाइक अ इलेक्ट्रिकल इनर्शिया है। The coils in the resistance boxes are made from double insulated wire। ये हम पढ़ते हैं कि अगर इस तरह से कोई भी कॉइल है उसको अगर हम इस तरह से फोल्ड करते हैं, इस तरह से अगर किसी भी कॉइल को हम इस तरह से फोल्ड करते हैं, अगर इस तरह से हम डबल फोल्ड करते हैं तो डबल फोल्ड वाली जो वायर्स होती हैं उसमें जो इंडक्शन होती है ना वो कम होती है, क्योंकि इसके अंदर डबल कॉइल्ड जो वायर्स होती हैं, ये डबल कॉइल्ड वायर्स जो होती हैं वो नॉर्थ और साउथ एक ही साइड पे रखती हैं, इसलिए इसके अंदर जो है वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं बनती। तो ये नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग का केस है। इसमें 79 है बेटा, a coil having 100 square loops of side 10 सेंटीमीटर। देखिए इसके अंदर नंबर ऑफ लूप्स दिए गए, नंबर ऑफ लूप्स 100 दिए गए और इस कॉइल की ये स्क्वायर कॉइल है। इसका मकसद है इस कॉइल का शेप ये है और इसकी लेंथ जो है ये 10 सेंटीमीटर है। तो इसका जो एरिया होगा ये होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 100 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। नॉर्मल is placed normal to the magnetic flux which increases at a rate of 1 टेस्ला पर सेकंड। ठीक है, इसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का जो है फ्लक्स है। ठीक है, ये हो जाएगा B/T इज इक्वल टू 1 टेस्ला पर सेकंड है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़, अब आपको बताना है इसके अंदर जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है वो कितनी बनती है। ठीक है, अब आपको पता है कि किसी भी कॉइल के अंदर जब फ्लक्स चेंज होता है तो n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होती है। तो ये हो जाएगा -n, ये हो जाएगा b डॉट डेल्टा ए अपॉन होगा डेल्टा टी। क्योंकि फ्लक्स डायरेक्ट नहीं दिया हुआ तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स कितने 100 है मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया कितनी है, ये 110 है तो ये 10⁻⁻2 होगा और मल्टीप्लाइड बाय B/T। तो आप इसको कर सकते हैं कि ये 1 होगा क्योंकि ये 2 ख़त्म हो जाएगा। B/T हमारे पास कितनी है 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 वोल्ट इसका आंसर। ठीक है, अ सोलिनॉइड इज कनेक्टेड टू अ बैटरी सो दैट अ स्टेडी करंट flows through it. If an iron core is inserted into the solenoid, the current will, क्योंकि इस तरह से जब किसी भी सोलिनॉइड के अंदर एयर है तो इंडक्टेंस कम होती है। जैसे ही उसके अंदर हम आयरन कोर लगाएंगे तो आयरन कोर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसकी इंडक्टेंस बढ़ेगी। इंडक्टेंस बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये बढ़ेगी। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर बढ़ेगी तो वो एक्सटर्नल करंट को अपोज करेगी, इसलिए हम कहेंगे कि वो डिक्रीज होगा। करंट इन द कॉइल ऑफ डीसी जनरेटर, देखिए किसी भी जनरेटर के अंदर जब कॉइल रोटेट करती है तो जनरेटर की कॉइल के अंदर डीसी ही होता है और वो डीसी अपना डायरेक्शन चेंज करता है, इसलिए वो पल्सेटिंग डीसी होता है, एसी होता है। तो कॉइल के अंदर हमेशा एसी होगा, बाकी वो कम्यूटेटर्स के थ्रू एक्सटर्नल जो लोड होता है उसमें डीसी बनता है। बाकी ऐसा नहीं होता कि जो जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर होता है, उसकी कॉइल में डीसी बने। कॉइल में डीसी नहीं बनता, वो डीसी जो होता है ना वो कम्यूटेटर्स उसको करके भेजते हैं एक्सटर्नल सर्किट के अंदर। तो ये एसी जनरेटर हो डीसी जनरेटर हो, दोनों की कॉइल में एसी होता है।
इन कॉयल ऑफ AC जनरेटर इंड्यूस्ड EMF इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉयल। ये इंड्यूस्ड EMF जो होती है इसका रूल होता है कि इंड्यूस्ड EMF होती है N ओमेगा A इंटू बी इंटू होती है साइन थीटा, ठीक है। और ये जो थीटा होती है ये हमें बताती है कि जब कॉइल जो होती है ना वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, तो ही जो होती है वो EMF जो होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो आप कहोगे व्हेन प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन जो होता है ना इस तरह से, जैसे यहाँ पे इस तरह से हम करते हैं कि ये कॉइल है, ठीक है। अब जब कॉइल का प्लेन पैरेलल होता है ना तो ये कंडक्टर परपेंडिकुलर अपवर्ड परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, तो प्लेन ऑफ द कॉइल जब पैरेलल होता है तो इंड्यूस्ड EMF जो होती है मैक्सिमम होती है। इन जनरेटर कम्यूटेटर्स चेंज डायरेक्शन ऑफ AC इन, ये जो होता है ना वो लोड रेजिस्टर के अंदर जो होता है वो AC का करंट DC बना देते हैं कम्यूटेटर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंड्यूस्ड EMF इन स्टेट कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। स्टेट कंडक्टर जिसको हम मोशनल EMF कहते हैं ये होती है VBL साइन थीटा। वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, लेंथ है और एंगल है, तो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पेयर ऑफ कॉइल डज नॉट चेंज इफ, देखिए ये प्राइमरी कॉइल है और सेकेंडरी कॉइल है, आप प्राइमरी को सेकेंडरी कर दें, सेकेंडरी को प्राइमरी कर दें, इससे म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज नहीं होती। म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर दो सेम कॉइल्स हैं, एक में 100 टर्न है दूसरे में 200 टर्न है, फिर आप 100 को प्राइमरी करें 200 को प्राइमरी करें, एम की वैल्यू चेंज नहीं होगी म्यूचुअल इंडक्टेंस की, क्योंकि वो इस पर डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है एरिया पे, कोर मटेरियल पे, मुख्तलिफ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इन AC जनरेटर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, जाहिर सी बात है जनरेटर जो होता है उसकी EMF जो होती है वो N ओमेगा A इंटू बी होती है, तो इसका मकसद है नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाने से EMF बढ़ेगी। वाट रिप्लेसमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इन AC जनरेटर टू द DC, कम्यूटेटर्स होते हैं और उसको कहा जाता है कि स्लिप रिंग्स को आप चेंज करोगे स्प्लिट रिंग से, तो ये AC जनरेटर DC में हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि फेराडे का लॉ कहता है कि जब किसी भी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो उसमें करंट बनेगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी। व्हेन करंट थ्रू द कॉइल ऑफ AC जनरेटर इज मैक्सिमम देन फ्लक्स, वही सेम बात कि जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल होती है, जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल होती है तो EMF मैक्सिमम, तो फ्लक्स ज़ीरो होता है। जब फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो EMF जो होती है वो ज़ीरो होती है। बुनियादी जो है वो ये डेफिनेशन है इसकी जनरेटर की। फॉर एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द क्वांटिटी विच इज़ कांस्टेंट फॉर बोथ द कॉइल्स, देखिए करंट नहीं होगा क्योंकि करंट जो होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर चेंज होता है, स्टेप अप के अंदर या स्टेप डाउन के अंदर चेंज होता है। वोल्टेज भी नहीं होता क्योंकि EMF चेंज होती है, रेजिस्टेंस भी बेटा चेंज होती है कॉइल्स की, और ये जो पावर होता है ना V इंटू I, ये जो होता है वो चेंज नहीं होता। पावर प्रोडक्ट ऑफ V एंड I, अगर V बढ़ेगा किसी कॉइल में तो I कम होगा, इसलिए जो होता है ये कांस्टेंट रहता है। The transformer voltage induced in the secondary coil of a transformer is mainly due to the varying magnetic field, क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पे इंडक्शन पे काम करता है। अब इसके अंदर है हमारे पास 100 टर्न्स कॉइल एरिया, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है 100 और एरिया जो होती है ये है 0.1 मीटर स्क्वायर, रोटेटेड हाफ रिवॉल्यूशन। ओमेगा जो होती है वो होती है, आपको पता है कि जो पूरा रिवॉल्यूशन होता है, जो रिवॉल्यूशन होता है हाफ रिवॉल्यूशन जो होता है उसमें जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो पाए के बराबर होता है हाफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, और जो टाइम जो होता है 1 सेकंड होता है। इसका मकसद है ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन टी इज इक्वल टू पाई रेडियन पर सेकंड होती है इसकी एंगुलर वेलोसिटी।
It is placed in a uniform magnetic field of 0.01 Tesla. Magnetic field होती है 0.01 Tesla. Perpendicular to the axis of rotation of the coil. Calculate the maximum voltage generated in the coil. तो हमारे पास maximum EMF का फार्मूला होता है A into B. तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स 100 है और एंगुलर वेलोसिटी होती है पाई के बराबर और एरिया जो होती है हमारे पास 0.1 है और मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे दी गई है ये है 0.01 ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं इज इक्वल टू पाई की वैल्यू होगी 3.14 और ये होगा -3 तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 पावर 2 और ये होगा 10 पावर -3 तो 0.314 हो जाएगी वोल्ट। लेमिनेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर इज मेड अप ऑफ कि ट्रांसफार्मर कोर के अंदर जो लेयर्स बनाए जाते हैं लेमिनेशन वो सॉफ्ट आयरन की या परमेलाई की बनाई जाती है। इसके बाद है हमारे पास विच कॉइल इन अ ट्रांसफार्मर हैज़ अ ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स। देखिए आपको पता है प्राइमरी जो होता है जो स्टेप अप होता है उसमें सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं तो उसमें करंट कम होता है और जो स्टेप डाउन होता है उसके अंदर प्राइमरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं तो उनमें प्राइमरी में करंट कम होता है। तो जिसमें लो करंट होता है उसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। ट्रांसफार्मर कोर इज बिल्ट अप फ्रॉम द लेमिनेशंस रादर देन फ्रॉम द सॉलिड मेटल सो दैट ये एडी करंट के लॉस को कम करने के लिए कोर को लेमिनेटेड बनाया जाता है ताकि लेयर्स के अंदर करंट ट्रांसफ़र ना हो सके। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर सप्लाई एसी यूज़ होता है। बुनियादी डेफिनेशन होती है डीसी इस्तेमाल नहीं होता है एसी होता है। इन द फॉरवर्ड ब्यास्ट पीएन जंक्शन देखिए फॉरवर्ड ब्यास्ट जो पीएन जंक्शन होता है जो डायोड होता है PAN है इसमें जो होता है पॉजिटिव से कनेक्ट होता है नेगेटिव से कनेक्ट होता है ठीक है तो B सही होगा। इफ़ द सेमी कंडक्टर डायोड इज़ फॉरवर्ड ब्यास्ट देन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन। देखें जो डायोड होता है उसकी जो डिप्लीशन रीजन है उसके अंदर ये PAN है एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है N to the P। अब अगर इसको फॉरवर्ड ब्यास्ट करते हैं तो ये हो जाता है फॉरवर्ड ब्यास्ट के अंदर इस तरह से एक बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्ट्रॉय करती है। नतीजा ये होता है कि डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो होती है वो डिक्रीज होती है। इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ एन अनब्यास्ड पीएन जंक्शन डायोड देयर आर कि जो अनब्यास्ड होता है मकसद जब डायोड बनता है तो डिप्लीशन रीजन के अंदर क्या होता है। देखिए डिप्लीशन रीजन के अंदर आइन होता है क्योंकि डिप्लीशन रीजन के अंदर डिफ्यूजन होती है। ये जो पी टाइप मटेरियल होता है इसके होल्स होते हैं और इसके एन टाइप मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब इस तरह आएगा तो इस साइड पे पॉजिटिव आइन बनेगा और ये इस होल के अंदर आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव आइन बनेगा क्योंकि यहाँ पे जो एन टाइप का फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होगा जब डिफ्यूज़ होगा होल के अंदर तो अपने पेरेंट एटम को पॉजिटिव आइन छोड़ के आएगा और जब ये होल के अंदर आएगा तो इस साइड वाले इस एटम को ये नेगेटिव चार्ज कर देगा। तो इसमें आइन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स नहीं होते। क्रिस्टल डायोड यूटिलाइजेस फॉर रेक्टिफिकेशन के अंदर करंट ऑब्टेन होता है तो फॉरवर्ड बायसिंग इस्तेमाल होती है हमेशा रेक्टिफिकेशन के लिए। द डिसएडवांटेज ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज़ दैट देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर जो सिर्फ डीसी जो एसी होता है उसका हाफ साइकिल आउटपुट में मिलता है। जब हाफ साइकिल आउटपुट में मिलता है ना तो उसको स्मूथ करने के लिए ज़्यादा मुश्किल आती है क्योंकि उसमें हाफ साइकिल जो होता है वो सप्रेस हो जाता है इसलिए ज़्यादा मुश्किल होता है। अब सेमीकंडक्टर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डॉपिंग आर क्लासिफाइड एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पी और एन बनते हैं। द मेजॉरिटी कैरियर्स इन एन टाइप मटेरियल इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि इसमें ग्रुप 5 का जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होता है वो अनपेयर्ड होता है।
इसके बाद है द कैपेसिटेंस ऑफ अ रिवर्स ब्यास्ड पीएन जंक्शन। जो रिवर्स ब्यास्ड पीएन जंक्शन होता है ना, जंक्शन के अंदर ये होता है कि ये जो जंक्शन होता है, जंक्शन के अंदर एन साइड पी साइड, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, एन साइड पे पॉजिटिव चार्ज होती है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होती है। तो ये लाइक अ कैपेसिटर होता है कि जैसे ये प्लेट नेगेटिव और ये प्लेट पॉजिटिव बन गई, ठीक है। और यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर भी बन जाता है। अब जब हम रिवर्स ब्यास्ट करेंगे ना, तो इसको हम करते हैं, ये पी साइड है तो पी साइड को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और एन साइड को पॉजिटिव। तो जो यहाँ पे बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो भी इसी तरह से होती है। और बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रांग करती है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे स्ट्रांग होगी तो ये कैपेसिटर सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। इंक्रीजेज एज रिवर्स ब्यास्ट इज इंक्रीजेज। बेसिकली अ पोटेंशियोमीटर इज़ अ डिवाइस फॉर, देखिए पोटेंशियोमीटर ईएमएफ को मेयर करता है बाय कंपैरिजन मेथड, ठीक है। कंपैरिजन मेथड से जो होता है, ये जो है वो आप कह सकते हैं कि ये जो कंपैरिजन मेथड होता है, इस कंपैरिजन मेथड से जो है वो ईएमएफ को मेयर करता है। एक्यूरेसी ऑफ द पोटेंशियोमीटर डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द वायर। एक्यूरेसी जो होती है वो लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करती है। जितनी लेंथ ऑफ द वायर ज़्यादा होगी उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। इन अ पोटेंशियोमीटर स्टैंडर्ड सेल ऑफ ईएमएफ, देखें इसमें जो ईएस होती है इज इक्वल टू 1.18 V होता है। ऑब्टेन्स बैलेंस एट 600 मिलीमीटर। इसका मकसद है एल एस इज इक्वल टू 600 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर। एंड एन अननोन सेल, अब अननोन सेल जो होता है इसकी एल एक्स होती है 680 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर। आपको बताना है ई एक्स कितनी है, तो ये फार्मूला हम लगाते हैं ई एक्स अपॉन ई एस। तो ये आप कर सकते हैं इस तरह से, ई एक्स अपॉन ई एस होगा इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन एल एस। तो ई एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू एल एक्स ई एस अपॉन एल एस होगा। और एल एक्स हमारे पास दिया गया है 680 मिलीमीटर, इंटू ई एस दिया गया हमारे पास 1.18 अपॉन हो जाएगा एल एस दिया गया 600 मिलीमीटर, कैंसिल हो जाएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ई एक्स जो होगी ये होगी 1.34 वोल्ट आ जाएगी। इस तरह से जो है वो आप इसको कर सकते हैं। तो ये हमारे GT 7 के क्वेश्चंस थे। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट जो GT होगी उसके अंदर हम उसके MCQs डिस्कस करेंगे। ये वो MCQs थे जो हमारी जनरल टेस्ट हुई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, तो ये उसके क्वेश्चन थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब GT होगी तो उसकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।